अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम लास्ट आवर में आपके साथ मैं हूँ महरीन सब्तैन। नाज़रीन, आज 25 दिसंबर जहाँ बानी पाकिस्तान का, पाकिस्तानी कौम के मोहसिन का दिन है, वहीं मसीह बरादरी क्रिसमस मना रही है। लेकिन आज का प्रोग्राम हम एक अफसोसनाक खबर के साथ करेंगे। अली रज़ा आब्दी, साबिक रुकन असम्बली MQM के साबिक रहनुमा, आज कातिलाना हमले में जाँ बहक हो गए। बहुत ही अफसोसनाक वाक़या, हालिया जो तारीख़ है उसमें जो हाई टारगेट किलिंग का वाक़या है, ये वाक़या बहुत ही अफसोसनाक है, हाई प्रोफाइल किलिंग है। जहाँ पर अगर हम बात करें अली रज़ा आब्दी की, एक बहुत ही मंझे हुए, पढ़े लिखे और अपने नज़रिए के साथ कायम रहने वाले, आखिरी वक्त तक MQM लंदन से जो उनकी वाबस्तगी थी वो कायम रही। आज जो ये वाक़या पेश आया, गुज़िश्ता कुछ वाक़यात के साथ अगर इसको मिलाकर देखा जाए तो हम देखते हैं कि MQM की महफिल मिलाद पे भी एक हमला होता है, ख्वाजा इज़हारुल हसन पर भी कातिलाना हमला होता है। उसके बाद हम देखते हैं PSP के 2 कारकुनान, उन पर भी हमला होता है, जाँ बहक होते हैं, टारगेट किलिंग होती है। ये तमाम तर वाक़यात क्या कड़ियाँ हैं, ये सब भी हम जानेंगे, बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त हमारे जो मेहमान हैं उनको इंट्रोड्यूस कराते चले। मुजाहिद बरेलवी साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार, कराची से हमारे साथ हैं। राव खालिद, सीनियर सहाफ़ी भी कराची से है। रेहान हाशमी साहब, ब्यूरो चीफ कराची, हमारे साथ मौजूद हैं। जबकि ज़फ़र हिलाल भी हमारे साथ सीनियर तज्ज़ियाकार मौजूद हैं। रेहान हाशमी साहब, आपसे ज़रा आगाज़ करते हैं। एक तो इस वाक़े की तफसीलात से भी आगाह कीजिएगा। सिक्योरिटी लैब्स भी बताया जा रहा है और ये जो कड़ियाँ जिनका कि मैंने जिक्र किया है, इस बारे में भी कुछ बताइएगा। देखिए, पहली बात तो ये कि अली रज़ा आब्दी PIB ग्रुप, जो डॉक्टर फारूक सत्तार का ग्रुप है, उनके साथ आजकल बड़े अटैच थे। उनके जो तनाज़ा था कि वो बहादुराबाद MQM के साथ नहीं जाएंगे, वो आखिर तक उस पर डटे रहे। लेकिन जहाँ तक आपने बात की जी, नज़रियाती, जहाँ तक आपने बात की सिक्योरिटी लैब्स, ऐसा कुछ नहीं है कि सिक्योरिटी लैब्स हो। ये ज़रूर है कि जिस तरह उनको टारगेट किलिंग की गई है, इस बाकायदा इसकी रैकी की गई। जो कराची में टारगेट किलिंग के वाक़यात गुज़िश्ता 3 साल पहले जो होते थे, वो इसी तर्ज के होते थे कि ऊपरी हिस्से में गोली मारी जाए, जो गर्दन और सर में लगे, ताकि बचने का कोई अंदेशा ना रहे। और ये भी टारगेट किलिंग इसी तरह की गई। अब मुख्तलिफ जावियों से तहकीकात की जा रही है। अब ऐसा लगता है कि पुलिस अभी अनकन्फर्म कर रही है कि 2 मोटरसाइकिल सवार थे, लेकिन हमारे सोर्सेज कहते हैं कि 2 मोटरसाइकिल सवार थे। जो एक मोटरसाइकिल सवार था वो पहले बैठा हुआ था, इनका वेट कर रहा था। गली में अंधेरा था, जहाँ ये ग़ियाबान गाजी जो 20 स्ट्रीट पर जिनकी रहाइश है ये, और ख़ुद गाड़ी चला रहे थे। राइट साइड के आके जो ड्राइविंग सीट पर आके दहशत गर्दों ने फायरिंग की। इनको 3 से 4 गोलियाँ लगी, एमटीज़ मिली हैं। इन जो वहाँ से वो 30 बोर की भी हैं और 9mm भी हैं। 2 बड़े पहलू हैं कराची में, जो जैसे आपने कहा। मैं आपको बताऊं, कराची में कायदाबाद का पहला वाक़या हुआ जिसमें धमाके में एक बच्चा शहीद हुआ था। उसके बाद MQM का जो मिलाद था, MQM बहादुराबाद का, वहाँ वाक़या हुआ। उसके बाद तीसरा वाक़या हुआ, जैसे आपने देखा, PSP के जो 2 कारकुनान शहीद हुए। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात जिसमें थी, PSP वाले जो वाक़े में रेंजर्स ने 18 जुलाई 2018 को एक प्रेस रिलीज जारी की थी, जिसमें कैटेगोरिकली कहा था कि जी लंदन फैक्टर कराची में दहशतगर्दी की वारदात कर सकता है। ये 2 लड़के जो दहशतगर्द हैं जो प्लानिंग कर रहे थे। और इसमें ये भी कहा गया था, जिस इलाके में फायरिंग का वाक़या हुआ गुलबहार में, कि गुलबहार में कुछ सियासी रहनुमाओं को निशाना बनाया जाएगा या कारकुनों को। तो रेंजर्स भरपूर काम कर रही है, पुलिस भरपूर काम कर रही है, सिक्योरिटी इदारे तमाम एक पेज पर हैं। कराची का अमन कायम है, रौनकें वैसी बहाल हैं। देखना यह है कि अब कौन सा ग्रुप एक्टिव है जिसने ये 4 बड़े वाक़े जो मैंने आपको गिनवाए कराची में हुए। इसमें ये भी इत्तलात हैं कि जो कायदाबाद का वाक़या है उसमें 4 दहशतगर्द पकड़े जा चुके हैं, जो बड़ी कामयाबी समझी जा रही है। लेकिन जैसे अली रज़ा आब्दी का आपने बात की कि वो बहुत ही नज़रियाती कारकुन थे MQM के, और उन्होंने वाज़े तौर पे कहा था कि डॉक्टर फारूक सत्तार के साथ खड़े हैं, उन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं, उन्होंने जेलें काटी हैं, वो MQM लंदन का साथ नहीं देंगे। एक वक्त पर जब उन्होंने इस्तीफ़ा दिया तो हमारी भी उनसे बात हुई। उन्होंने कहना था, जी मैं बड़ा बज़्ज़न हो गया हूँ, MQM आपस में 2 हिस्सों में डिवाइड हो गई है। कराची हमने इसलिए नहीं अपने सीटें जीती थी, ना ही हम इसलिए वोट लेके आए थे कि हम 2 ग्रुपों में बट जाएँ और अपनी सियासत शुरू कर दें। वो इस बात पर काफ़ी नाला भी थे कि कराची के तरक्याती काम हो, कराची के लोगों के मसाइल हो, कोटा सिस्टम हो, उस पर बात करनी चाहिए MQM को। और ठीक है राव खालिद साहब, आप इसका जवाब देना चाहेंगे? देखिए, नो डाउट जो भी MQM के मैं 90s अर्ली 90s से देख रहा हूँ, जब पहली दफ़ा ये इलेक्ट होकर लोग आए थे,
बहुत मुझे बड़े पोलाइट, शाइस्ता और बड़ा एक कह ले रख रखाव वाले लोग सारे रहे। फिर इनकी जिस तरह से पॉलिटिकल तरबियत हुई, सियासी तरबियत जो इनकी थी वो बहुत ज़बरदस्त रही। एक बड़े इंटीग्रेटेड फोर्स के तौर पे इन्होंने काम किया, जब भी किया एक होके चले। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ लेबल्स ऐसे लग गए जिसकी वजह से उसमें फिर दरारें पड़नी शुरू हुई, फिर फ्रिक्शन शुरू हुई, उसमें ये तकसीम होते चले गए। लेकिन उससे ज़्यादा अली रज़ा आब्दी की अपनी शख्सियत नो डाउट एक बहुत ज़बरदस्त इंसान भी थे। एज़ पॉलिटिशियन उनका बड़ा अच्छा किरदार रहा। अपनी पार्टी के साथ जिस तरह रेहान हाशमी ने बताया, बड़े मुखलिस और डट के खड़े रहे अपनी जगह के ऊपर, उन्होंने अपनी जगह नहीं छोड़ी। लेकिन ओवरऑल जो ये वाक़या है, ये सानिया है, या पिछले कुछ दिनों के जो वाक़यात हैं वो बड़े संजीदा कह ले के इंट्रोस्पेक्शन की ज़रूरत है उसके लिए। बहुत कराची के अमन के हवाले से हम बड़े खुशगुमान हो चले थे। अल्लाह करे हम खुशगुमान ही रहें और आगे चल के कोई मज़ीद ख़राबी पैदा ना हो। लेकिन लग ये रहा है कि कुछ फोर्सेस ऐसी आ गई हैं जो वहाँ पे अमन को ख़राब करना चाहती हैं। कुछ शरारत शुरू हो चुकी है वहाँ के ऊपर। कौन से ये एलिमेंट्स हो सकते हैं? मेरा ख्याल है वहाँ पे जो सिक्योरिटी फोर्सेस ने जिस तरह से अब तक ऑपरेशन किया है उनकी नज़र हर पहलू पे होगी। वो हर तरह से अलर्ट भी होंगे, विजिलेंट भी होंगे और इसको फैलने नहीं देंगे। पहले की तरह ये एक बीमारी की सूरत में, वायरस की सूरत में कराची के अंदर फैलेगी नहीं। और हम उम्मीद करते हैं कि वहाँ पे नॉर्मलाइजेशन जल्दी हो जाएगी। और ये संजीदा इस हवाले से भी है कि बहुत बड़ी ये एक सानिया है। अली रज़ा आब्दी कोई छोटी शख्सियत नहीं थे, बड़ी शख्सियत थे, बड़ी पॉलिटिकल पार्टी का हिस्सा थे। उनका बड़ा किरदार रहा ओवरऑल सारे सियासत में, कराची की सियासत हो, एमक्यूएम की सियासत हो, नेशनल पॉलिटिक्स में ऑब्वियसली एज एमएनए उनका हिस्सा रहा। तो बहुत ये बड़ा सानिया है, बड़ा लॉस, बहुत बड़ा सानिया है यकीनन। मुजाहिद बरेलवी साहब, आप इस अफसोसनाक वाक़े पर क्या कहेंगे? अपनी बात के साथ खड़े रहने वाले निडर बेबाक इंसान थे और आखिरी वक्त तक वो अपने नज़रिए के साथ खड़े रहे। ऐसे में ये वाक़या रूनुमा होना क्या इशारा देता है, क्या कहता है? मैडम, एक तो ये कि आपको पता है कि हमारे सियासी कल्चर में चाहे कितनी भी पॉलिटिकल मुखालफत हो और कन्फ्रंटेशन हो, जब कोई गुजर जाए तो उसके बाद हम लोग उस पर गुफ्तगू नहीं करते सियासी तनाजुर में। वरना तो फिर गुफ्तगू हम भुट्टो साहब के बारे में भी कर सकते हैं, हम शहीद बीबी के बारे में भी कर सकते हैं, हम और बहुत सारे लोगों के बारे में कर सकते हैं। वो अपने से जिंदगी में कंट्रोवर्शियल रहे। तो अभी मैं पढ़ रहा था पीपल्स पार्टी के एक रहनुमा का जो पहले एमकेएम में हुआ करते थे, फिर पीपल्स पार्टी में गए, पता कितनी पार्टियां बदली। उन्होंने कहा जैसा करोगे वैसा भरोगे। लियारी से उनका ताल्लुक है। मैं अपना उनका नाम लेकर भी उनको अहमियत देना नहीं चाहता था, लेकिन मुझे अफसोस है कि एक अब जो शख्स जो है वहाँ इसी सीट पर एमएनए हुआ एमकेएम की वजह से, और पता नहीं 120 वोट मिले, फिर उसने छोड़ा। वही कह रहा है जैसा करोगे वैसा भरोगे। यही उसके बारे में भी कहा जा सकता है, उसकी पार्टी की क्यादत के बारे में सकता है। ये तो मैं जिम्नन इसलिए कह दिया, इस तरह की एक तो बातें की नहीं जाती। जहाँ तक मुत्तहदा का ताल्लुक है महरीन, ये सॉरी जो से मैं एक सियासत के और सहावत के तालिब इल्म के ऐसे से फॉलो करता रहा हूँ। इनकी पूरी जो एमकेएम के कायद अल्ताफ हुसैन के बाद से सियासत पूरी पुरस्कार की रही है। इनके यहाँ कौन कब राब्ता कमेटी में होता है, कब एमएनए होता है, कब एमपी होता है, कब राब्ता कमेटी में अंदर होता है, कब बाहर जाता है, कब पुरस्कार तरीकों से बाहर चला जाता है, कब वो अचानक गायब हो जाता है। तो बदकिस्मती से सिंध के शहरी इलाकों की सबसे बड़ी पार्टी, और आज देखें ना कि वो जो अल्ताफ हुसैन की सियासत थी उसके सबब आज वो यहाँ पहुंच गई है कि अब यहाँ पर तहरीक इंसाफ जिसके रूट भी नहीं थे वो राज कर रहे हैं। तो ये जो मैं देख रहा हूँ, ये कोई पहला सॉरी जो से रेहान हाशमी जानते हैं अली आब्दी की पहली शहादत नहीं है। ये तो हम देख रहे हैं कि अजीम तारिक को किसने मारा आज तक नहीं पता चला, बाद में डॉक्टर इमरान फारूक को किसने मारा आज तक पता नहीं चला, और बेशुमार नाम लिए जा सकता हूँ मैं। ये तो ये जो इनका सानिया है, बड़े एक शरीफुन्नफ्स आदमी थे, कमिटेड थे एमकेएम से, और सभी लोग कमिटेड होते हैं। लेकिन बदकिस्मती से एक शहरी इलाकों की सबसे बड़ी पार्टी ने एक डेमोक्रेटिक कल्चर डेवलप करने के बजाय एक ऐसा उन्होंने एक सख्त गिर निज़ाम अपनी पार्टी में बना लिया था। उनकी वफादारियां तब्दील करते थे, इदारे एजेंसियों का रोल होता था। और अभी आप देखें ना, 2 दिन पहले पीएसपी बन गई
और वो पीएसपी में जो लोग रहे इस वक्त, और जो लोग कुछ कहते हैं, ये सब उस वक्त शामिल थे जब अल्ताफ हुसैन इस शहर के साथ जो कुछ कर रहे थे। इस वक्त एमकेएमपी जो कह रही है, ये सब लोग शामिल थे जब एमकेएम उस वक्त अल्ताफ हुसैन के दौरे में कर रही थी। आफाक अहमद शामिल थे जब एमकेएम यहाँ कर रही थी। तो मैं यानी ये बहुत सारे इसके अवामिल लोग ढूंढेंगे, लेकिन मैं जरूर समझता हूँ कि अली राबदी हो या एमकेएम से के दीगर धड़ों से वाबस्ता कोई भी रहनुमा हो, ये बदकिस्मती थे। सिंध के शहरी इलाकों की पार्टी ने सबसे ज्यादा खुद महाजिर कौम को, शहरी इलाकों के लोगों को नुकसान पहुंचाया है। मासूम बेगुनाह लोग इनकी भेंट चढ़ते रहे और इनको जो है आज दुरुस्त फरमाया आपने। अच्छा ज़फ़र हिलाली साहब, आप भी कुछ कहना चाहेंगे अली रज़ा आब्दी साहब के हवाले से, उनकी शख्सियत के हवाले से, और ये जो टारगेट किलिंग हुई और जो ये वाक़यात पेश आ रहे हैं, इन पर आपके क्या कमेंट्स हैं, आपकी क्या राय है? देखिए, पहला तो इंस्टिंक्टिवली आदमी सोचता है कि इतने सारे धड़े हो गए हैं, और हालांकि मुझे नहीं पता कि कितनी दुश्मनी एक एक से हर सेगमेंट में है। ये तो हो सकता है कि कोई दुश्मनी ऐसे हो कि बहुत शदीद हो, और ऐसा उधर से भी हो सकता है। मुझे नहीं पता। रेहान हाशमी साहब बड़े एक माहिर इधर हमारे साथ बैठे हुए हैं, इन्होंने बड़ा इन्वेस्टिगेट किया इस मामले को। इसके बारे में मेरे ख्याल में आप इनसे पूछें कि इनका क्या ख्याल है इस पे, ये सेक्टेरियन फैक्टर, मगर मेरे ख्याल में ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर हो सकता है। रेहान हाशमी साहब, आप जवाब देना चाहेंगे? जी जी देखिए, बिल्कुल ज़फ़र हिलाली साहब की बात को मैं सेकंड करता हूँ। कराची में ये जो फैक्टर है, जैसे कि जो आखिरी सानिया हुआ था वो था अमजद साबरी का, जो हमने देखा जिसमें एक आसिम कैपरी पकड़ा गया जिसने 30 बोर का असला इस्तेमाल किया था। वो डेथ सेंटेंस हो चुकी है। सीटीडी ने उसको पकड़ा, गिरफ्तार किया। उसने कहा कि जी हम सेक्टेरियन किलिंग करते थे और हमें इससे सुकून मिलता था। और अब अंदाज़ा लगाएं कि उस वक्त जो असला इस्तेमाल हुआ था वो भी 30 बोर का असला था। जो एमटीज मिली थी, जो अली रज़ा आब्दी पे हमला हुआ है, इसमें भी एमटीज जो मिली से खाली जो पिस्तौल के खोल होते हैं वो भी 30 बोर के भी मिले हैं। तो ये दोनों फैक्टर हैं कि हो सकता है, अब देखना होगा इन्वेस्टिगेटर्स को कि कहां तक इन्वेस्टिगेशन जो है, जैसे जैसे मामलात सामने आएंगे उससे वाज़ेह होता जाएगा कि वाक़यात क्या थे। अलबत्ता हमने एक अच्छी शख्सियत को खो दिया आज के दिन, एक अच्छी नडर बेबाक, जैसा कि हमने आगाज़ में भी कहा, शख्सियत थी। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। तकाज़ा है प्रोग्राम का, हमें दीगर सेगमेंट्स की जानिब भी बढ़ना है। ब्रेक लेते हैं। ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो कुछ सियासी मंजरनामे का भी जायज़ा लेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। ज़रा बात कर लेते हैं सियासी मंजरनामे की, और इस वक्त जो आज की सूरत हाल है उस पर गुफ्तगू अगर करें तो आज हमने देखा कि जिस एडवाइज़री बोर्ड की बात की जाती थी, गुज़िश्ता दिनों हम जिक्र कर रहे थे कि एक एडवाइज़री बोर्ड बना दिया गया है, तो उसमें जो चीदा अहम रहनुमाएं हमने देखा, आज उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो उन्होंने बातें की उनमें से एक बड़ी अहम बात उन्होंने की। उन्होंने कहा कि हम अपोजिशन के साथ मिलकर इन हाउस तब्दीली लाने के लिए जिद्दोजहद करेंगे, इसका उन्होंने ऐलान किया। ये क्या बातें करते रहे, ये आप लोग तो सुनते ही रहते हैं। ग्रैंड अपोजिशन अलायंस का मामला भी कोई दूर की बात नहीं है। मिसाक जमहूरियत से लेकर बलूचिस्तान के मामले तक, चेयरमैन सेनेट के मामले तक जो कुछ होता रहा, उसके बाद ये भी सुनने में आता रहा कि मियां नवाज शरीफ साहब का वो भरोसा नहीं रहा जरदारी साहब पर, लेकिन फिर भी हम सुनते रहे कि कहीं मिल ही बैठेंगे। ज़फ़र हिलाली साहब, मिल बैठेंगे तो किस तरह से मिल बैठेंगे, और फिर ये जो अपोजिशन इकट्ठी होगी और फिर इन हाउस तब्दीली लाएगी तो किस तरह से लाएगी, ऑन ग्राउंड्स आप क्या देख रहे हैं? देखिए, सीधी सादी बात यह है कि अब इनको रिफर करना इन टर्म्स ऑफ ऑपोजिशन मेरे ख्याल में, और इन टर्म्स ऑफ डेमोक्रेसी, ये मुनासिब नहीं है। ये दोनों पार्टीज के खिलाफ एक इन्वेस्टिगेशन हुई है, और ये दोनों पार्टीज कंप्लीट टॉप टू बॉटम क्रिमिनलिटी में इन लोग शरीक हैं। मेरा अपना ख्याल ये है कि हमारे पास अब कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। जो पार्टी सिर्फ और सिर्फ क्रिमिनलिटी को फैलाता है, जो पार्टी सिर्फ और सिर्फ करप्शन में इंडल्ज करता है, आप उसको पार्लियामेंट में आने देते हैं, आप उनको इलेक्शंस लेने देते हैं। मेरे ख्याल में इनको बैन करें। देखिए, जो क्रिमिनलिटी का निकला है ये जरदारी साहब के खिलाफ, माने कि मेरे साथ रेहान हाशमी कह रहे हैं कि आपको पता नहीं है, ये तो 25% निकला है।
हर चैप्टर के साथ हजारों एनेक्स्चर्स हैं। तो मेरे ख्याल में इनको बैन करें जी, ये तो क्रिमिनल पार्टीज है, दिस इज नॉट अ पॉलिटिकल पार्टी, ये एक माफिया ग्रुपिंग है। दोनों पार्टीज, एक डॉन, 2 केसेस में, एक 10 साल और एक 7 साल, ये जो आने वाले हैं पता नहीं इनके साथ क्या होगा। बैन करें, बी डन विद इट, स्टार्ट पॉलिटिक्स अफ्रेश और वेट करें लोगों को जो पॉलिटिक्स में आते हैं, टैक्स पेयर्स हैं। चले हलाली साहब, वो तो चले करेंगे, होगा, एहतसाब का अमल जारी है, लेकिन आपको दिखाई देता है कि कोई फायदा होएगा इस जोड़ तोड़ का? कुछ कर सकेंगे आने वाले दिनों में? कोई इन हाउस तब्दीली ला सकते हैं? जोड़ तोड़ कैसे होगा जी, ये तो जेल जा रहे हैं, जो जेल में जुड़ेंगे। सुना है कि एक जेल में काफी सारे होंगे, क्या जेल में जुड़ेंगे? दोनों भाई तो एक ही जगह है ना, नहीं हो जाएंगे। अच्छा ठीक है, मुजाहिद बरेलवी साहब, पता नहीं, ये देखिए आपने, माफ करिए, आपसे मैं पूछना चाहता हूं, एक आदमी एक कॉन्विक्ट है और वो कहता है मुझे उस जेल में रखो, और आप कहते हैं हाँ इसलिए कि आपके बड़े घर से दूर नहीं है, साथ साथ आप उसको कहते हैं कि इसको कॉन्विक्ट को बी स्टेटस दे दें, माने जो स्टेटस वो चाहे। भाई थोड़े दिनों में जो कातिल होगा उसको आप नाइट करेंगे और कहेंगे बहस जाएं। ये क्या हो रहा है इस मुल्क के साथ? आई मीन इट्स इनक्रेडिबल। ठीक है, प्रोफेसर जावेद के मामले में भी तो यही सवाल उठाया गया था कि एहतसाब और सजा जजा का मामला हर एक के लिए बराबर होना चाहिए। मुजाहिद बरेलवी साहब, आप इस पे क्या कहेंगे? इस वक्त की जो सूरत हाल है, जोड़ तोड़ कोई इनका काम आएगा? कोई इन हाउस तब्दीली हो सकती है? एक तो आपको शायद इल्म होना चाहिए कि आमतौर पे इन मामलात में मैं आमतौर पे जो गाइडलाइन लेता हूँ मोहतरम अपने उस्ताद मोहतरम ज़फ़र हिलाली साहब से लेता हूँ। जब वो गुफ्तगू कर चुके होते हैं तो उसके बाद मेरी ये बड़ा मुश्किल होता है कि मैं इसमें कुछ इजाफा कर सकूं, और खास तौर पर मैं इख्तलाफ तो इनसे करने का बिल्कुल जुर्रत नहीं कर सकता, क्योंकि ये मेरे सामने नहीं बैठे हैं, सामने भी नहीं कर सकता। और जो हिलाली साहब भी जो कह रहे हैं, देखिए जी ये डॉक्यूमेंटेड है, यानी ये जो अब अगर डॉक्यूमेंट का जवाब डॉक्यूमेंट से देना चाहिए ना। अब जब आप पे करप्शन का केस है तो उसको आपके उनके वकीला जैसे एक जमाने में होता था, और मैं एक बड़ी बदकिस्मती है, हिलाली साहब जानते हैं पहले 50s में 60s में सियासतदानों पे पॉलिटिकल केस बनते थे, ये मुल्क तोड़ रहे हैं, नजरिए पाकिस्तान के खिलाफ है, गफ्फार खां, वली खां, बिदंजो, मैगल, मरी, ये जितने भी लोग होते थे, पिंडी साजिश केस, फैज साहब के जी ये वो कर रहे थे, फिर हैदराबाद साजिश केस, हम सोरवर्दी साहब या मुजीबुर रहमान, ये जो अभी पिछले 10-15 साल से किसी पे लगता था कि पैसे खाएं, एक आज झूठा उठा केस बन जाता था भैंस चोरी का या भुट्टो साहब पे ट्रैक्टर का। अभी पिछले 15 साल से सिर्फ और सिर्फ करप्शन के केस क्यों बनते हैं? इसलिए कि होगा ना, वरना क्या वजह है कि जो आप के इन्होंने कोई नवाज शरीफ के हामी सड़क पर खड़े होते और नारे लगाते एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, पिंडी आप पारा के पॉलिटिकल केस बनते हैं ना उनपे। ये जो एक आप देख रहे हैं, हम जो देख रहे हैं कि पहले हम सियासत में देखते थे सियासी उनके खिलाफ जो केस बनते थे सियासी बुनियादों पर, अब शरीफों ने, और ये केसेस इंटरेस्टिंग बात ये है जो जरदारी साहब कह रहे हैं, जो जरदारी साहब पे केस बने वो शरीफों ने बनाए, जो शरीफों को केस बनाए वो जरदारी साहब बनाए। इमरान खान के दौर में तो केसेस नहीं बने हैं ना जनाब। यही तो कहना है पीटीआई का। अभी फवाद चौधरी साहब भी कुछ देर पहले यही फरमा रहे थे। राव खालिद साहब, जैसे बात की अभी बरेलवी साहब ने कि जरदारी साहब पे जो केसेस बनाए वो नवाज शरीफ साहब ने, नवाज शरीफ साहब पे जो केसेस बनाए वो जरदारी साहब ने, नैब आप लोगों के दौर में थी, मौका पूरा, चांद सब मौजूद था, नहीं किया आप लोगों ने कुछ। अब उसके बाद रोना, कैसा रोना? जी बिल्कुल, रोना धोना ही रह गया। अब उसके इसी तरह की धमकियां देंगे, ये कोशिश करेंगे कुछ सियासी अफरा तफरी फैलाने की, क्योंकि उनको पता है कि जिस किस्म की ये चीज़ें अब हो रही हैं वो पहले कभी हुई नहीं थी। राव खालिद साहब, लेकिन आपको लगता है कि कोई हकीकत है उनके इस कहने में कि हम इन हाउस तब्दीली लाएंगे, ला सकते हैं? फैक्ट्स क्या कहते हैं, फिगर्स क्या कहते हैं? देखिए फिगर्स जो भी हों, सिटिंग गवर्नमेंट को हटाना हिलाना बहुत मुश्किल काम होता है। फिर मेरा नहीं ख्याल इनके दरमियान सिवाय करप्शन के कोई कॉमन चीज़ है इस तरह से कि वो भी अपनी अपनी बारी पे करते हैं दूसरे को इल्ज़ाम दे के। उसके अलावा इनके दरमियान कोई कॉमन कोई नज़रिया या कोई जमहूरियत के हवाले से, कोई अवाम की फलाह के हवाले से कोई कॉमनैलिटी मुश्तरका कदर मुश्तरक जिसको कहते हैं वो नज़र नहीं आती। हाँ करप्शन बिल्कुल दोनों ने एक दूसरे से बाजी ले जाने की कोशिश की उसमें, अब जिस तरह के सबूत सामने आ रहे हैं। फिर यह है कि उसमें अच्छा इन हाउस चेंज में सबसे बुनियादी जो रिक्वायरमेंट है आर्टिकल 96 के तहत कि आपने अगले प्राइम मिनिस्टर का नाम देना होता है कि आपका प्राइम मिनिस्टर कौन होगा अगर इसके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस आएगी।
तो वो पहले भी कुछ मेरा तो ख्याल है वहीं इनके पहले भी ये लोग इकट्ठे हुए, वजीर आजम के नाम पे भी नहीं इकट्ठे हो सके, सदर के नाम पे भी इकट्ठे नहीं हो सके, अब हो जाएंगे क्या? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि ये इकट्ठे एक ही बात पे हो रहे हैं कि किसी तरीके से इनकी जान छूट जाए। जब ये जान इनकी छूट जाएगी इस काम से, ये फिर वही काम शुरू कर देंगे, लोगों को उल्लू बनाना शुरू कर देंगे, ये चोर है वो चोर है कर करके एक दूसरे को लोग इस उम्मीद में अगले बंदे को ले आते हैं कि ये शायद ये कम चोर है या चोर नहीं होगा। अब ये 10 साल के ड्रामे को देखने के बाद तो ये चेंज आई है। पीटीआई पिछले 10 साल में जो उसने अचीव किया है, 22 साल से एफर्ट करी थी, लेकिन जो 10 साल में अचीव किया है वो इन्हीं लोगों की हरकतों की वजह से किया। लोगों को समझ आनी शुरू हो गई है, बल्कि अब तो बहुत वाज़ेह तौर पे समझ आ गई। 2018 के इलेक्शन में उसके रिजल्ट्स ने वाज़ेह कर दिया कि लोगों को पता चल गया कि ये इसी तरह से मारधाड़ करते रहते हैं और आखिर पे एक मजलूम बन जाता है, दूसरा जालिम बन जाता है। एक पार्टी एक दफ़ा आ जाती है, दूसरी पार्टी दूसरी दफ़ा आ जाती है। वो मुकबका की जो सियासत की बात होती है या बारियाँ लेने की जो बात होती है, ये मिसाके जमहूरियत से शुरू हुए थे और मजाक जमहूरियत बना के इन्होंने रख दिया इसको, सारे मामले को। ये जमहूरियत को कहाँ से ख़तरा हो गया जी? अगर आप से पूछा जाता है कि जी आप एक, मुझे पर्सनली पता है आसिफ जरदारी साहब के पास एक BMW स्पोर्ट्स कार होती थी जिसका इंजन के पिस्टन बैठे हुए थे, मोबाइल आधे घंटे बाद डालना पड़ता था उसके अंदर, वो उसकी रिपेयर शायद करवा नहीं पाते होंगे। तो अब जिस किस्म की रेल पेल है दौलत की इनके पास या उनके हवारियों के पास, कोई तसव्वुर कर सकता है? हमारे सामने ये सारी चीज़ें देखते देखते ये महल खड़े हुए हैं, देखते देखते ये सोने की कानें अचानक निकल आई हैं। अभी जज साहब ने जो फैसला दिया उसके अंदर आप पढ़ें, आप हैरान हो जाते हैं कि आपके पास $1 करोड़ है और आप $6 करोड़ की फैक्ट्री लगा रहे हैं। अभी $5 करोड़ का वो पूछ रहा है कि जी कहाँ से आए? फैक्चुअली अगर देखा जाए तो ऑपोजिशन जो है वो कौमी असेंबली और पंजाब असेंबली में भारी नुमाइंदगी मौजूद है, लेकिन फिर भी हमें खामोश नजर आती है। रेहान, आप क्या कमेंट करेंगे इस पर? इन हाउस तब्दीली के फिर कोई चांसेस मौजूद है अगर इस फैक्ट को सामने रखा जाए? देखिए मेरी, मैं इस बात के डिसएग्री करता हूं कि ये दोनों नहीं मिलेंगे। ये बिल्कुल मिलेंगे। शायद आपके इल्म में ये बात हो और जो मेरे पैनल के लोग हैं, 2015 में GIT एक सोर्स रिपोर्ट बनाई गई थी जिस वक्त उस वक्त वफाकी वजीर दाखिला चौधरी निसार को भेजी गई, मुख्तलिफ इदारों की जानब से रिक्वेस्ट की गई कि इसकी इन्वेस्टिगेशन की जाए, लेकिन जो इमरान खान वज़ीर आज़म कहते रहे कि अंदर से मिले हुए हैं। 2.5 साल तक ये इंक्वायरी पेंडिंग रही FIA में। FIA मिन्नतें करती रही कि बहुत बड़ी इन्वेस्टिगेशन है, हमारे पास पक्की सोर्स रिपोर्ट है। एक अकाउंट पकड़ा गया था जिसमें 7 अरब रुपए की ट्रांजैक्शन, जिसे कहा जाता है सस्पिशियस ट्रांजैक्शन STR, वो पकड़ी गई थी, लेकिन वजारत दाखिला इनको मना करती रही। उस वक्त के जो साबिक चेयरमैन थे चौधरी कमर जमा के पास भी रिपोर्ट गई, वो कैसे करते क्योंकि इस सब का गठजोड़ था। लेकिन इन हाउस तब्दीली के लिए एक दूसरे पे एतमाद भी ज़रूरी है, क्योंकि नवाज शरीफ समझते हैं, जरदारी साहब भी समझते हैं। जब उन्होंने ये बयान दिया था कि 3 साल हमने रहना है, उसके बाद जब उन्होंने पीछे मुड़ के देखा तो नवाज शरीफ नहीं थे। अब जब नवाज शरीफ जब जरदारी साहब की अपनी बारी आई है तो अब देखना है कि नवाज शरीफ कितना साथ देते हैं। वो दो अलग अलग बातें, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि लेकिन गठजोड़ की जब आप बात करते हैं ना रेहान हाशमी, जब आप गठजोड़ की बात करते हैं और जैसा अभी खालिद साहब ने फरमाया कि केसेस जो है उनके जरदारी साहब के नवाज शरीफ के दौर में, नवाज शरीफ साहब के जरदारी के दौर में हुए, लेकिन मामला सिमिलर यहाँ पे ये रहा कि उन दोनों के दौर में कोई एहतसाब दोनों का ही ना हो पाया। एहतसाब हुआ तो अब हुआ। ज़फ़र हिलाली साहब, इस वक्त एक बड़ी दिलचस्प सी सूरत हाल है जिस वक्त हम देखते हैं कि ये नुमाइंदगान जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बैठते हैं, बात करते हैं, इन हाउस तब्दीली की भी बात कर रहे हैं, वहाँ पे वो बार बार कह रहे हैं कि ये सिलेक्टेड एहतसाब हो रहा है। तो आज मैं सुन रही थी उन्हीं के इस बयान के बाद शाहिद खाकान अब्बासी साहब से जब बात की गई ना कि सिलेक्टेड एहतसाब हो रहा है, तो उन्होंने ये आगे से बोला कि सिलेक्टेड एहतसाब नहीं हो रहा, बल्कि ये सिलेक्टेड एहतसाब करा रही है। बाकी वजीर तो ये कहते हैं, वो कहते हैं कि ये खुद जिम्मेदारी लेते हैं, ये बोझ जो है उन्होंने उतार दिया पीटीआई से। देखें, इट्स अ रोग्स गैलरी, आप देखें तो सही जो बैठे हुए हैं इर्द गिर्द, इट्स अ रोग्स गैलरी। हर आदमी के खिलाफ एक केस है और निकलने दें, आप देख लेंगे। दूसरी बात यह है कि देखिए, समझिए, लेट अस सपोज, समझे कि हमारे अवाम जो होते हैं वो कुछ ऐसी चीज इन लोगों में देखते हैं कि फिर इनको वापस लाना चाहते हैं। आपको पता है इनका इमेज क्या है दुनिया में? आसिफ जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब ये मॉडल क्रुक्स हैं, ये मॉडल थर्ड वर्ल्ड डेमोक्रेसी के जो लोग सैबोटाज करते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस में इन लोगों का नाम है।
एज पीपल अगर आप देखना चाहते हैं फेल्ड स्टेट्स क्यों होते हैं, अगर आप देखना चाहते हैं डेमोक्रेसी थर्ड वर्ल्ड में क्यों नहीं चलता है, इनका आप मॉडल देखें। तो खुदा के लिए डू योरसेल्फ अ फेवर, आप इन लोगों को अहमियत दे रहे हैं, इन लोगों के व्यूज पूछ रहे हैं, सुन रहे हैं, पब्लिश कर रहे हैं और प्रिंट कर रहे हैं। ये लोग, ये रोग्स गैलरी जो सबके सामने, अब क्या रह गया है जी, क्या रह गया है? थोड़े दिन रह गए हैं ना, आपको सब आ जाएगा, सब आपके सामने। क्या करें ज़फ़र अली साहब, ये हमारी सियासत है और यही हमारी बड़ी सियासी पार्टियां हैं जो अब तक हमें मुयस्सर है। इन्हीं की छतरी तले हम इस वक्त जो है जी रहे हैं, सांस ले रहे हैं, पता नहीं किस तरह से सांस ले रहे हैं। मुजाहिद बरेलवी साहब, ज़ातियात की सियासत पे भी ज़रा बात कर लेते हैं, क्योंकि ये पहले PTI को कहा करते थे कि बड़ी ज़ातियात पे हमले किए जाते हैं, और आज हमने इनको सुना, ये बड़े बड़े रहनुमा जो बड़े मुदब्बिर भी लगते हैं और इखलाकियात का दर्स भी देते थे, किसी को गुंडा, किसी को पिंडी का बदमाश, कभी ये जुमले जो है अब ये हम सुनेंगे जब तक अब बाकी की सियासत होगी, जब तक मियां नवाज शरीफ साहब सलाखों के पीछे होंगे? जी बरेलवी साहब। जी अब देखिए, अब यही जिस वक्त हम मेरे मोहतरम ज़फ़र अली साहब बात कर रहे थे तो मैं स्क्रीन पे देख रहा था कि ये बीच में गालिबन मुशाहिद हुसैन सैयद साहब को मैं देख रहा हूँ इस वक्त, और राना साहब के साथ बैठे हुए। ये उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है। सैयद साहब का बड़ा बैकग्राउंड रहा है, बड़े दानिश्वर हैं, इस वक्त पूरा ये चला रहे हैं। हम भी अपना इस्तेदा कर रहे हैं, अपने भी को अकाउंटेबल करें बीबी महरीन कि किस तरह मीडिया इनकी सफाइयां पेश कर रहा होता है, जबकि कोर्टों में दस्तावेजी सबूत के साथ इनके करप्शन की जिल्दों की जिल्दें मौजूद हैं। भाई उनको चैलेंज करें ना, इसको क्यों नहीं करते? जैसे कि ये कह रहे हैं कि बाहर जो उन्हें कोर्ट किया जा रहा है, ये जो बन गए। और मैंने पहले भी आपसे कहा था ना, पहले सियासी केस बनते थे, वली खां से लेकर सोरवर्दी तक, इवन भुट्टो साहब तक भी पहले तो इस तरह के केस हमने नहीं सुने। ये क्यों बने हैं आजकल, ये जो पिछले 8-10 साल में? तो ये वजह इससे भी ये है कि थे ना, क्योंकि बिजनेस क्लास इसमें दाखिल हो गई, जो जिनकी एम्पायर देखे इनसे पूछे कि 30 साल पहले इनके पैसे कहाँ थे। दुरुस्त फरमाया आपने। और जब कारोबार सियासत में दाखिल हो जाता है तो फिर वो सियासत नहीं रहती, इसीलिए अब सियासी केसेस कम और कारोबारी मामलात पर केसेस हमें ज़्यादा दिखते हैं। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। हमें ब्रेक पे जाना है और ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो हमने PTI की सियासत पे बात करनी है, ख़ासतौर पे कराची में, क्योंकि जो ज़िमनी बल्दियाती इलेक्शन सिंध में हुए और ख़ासतौर पे कराची की अगर हम बात करें तो वहाँ पर हमने MQM की जीत देखी, MQM को एक बार फिर से उभरते हुए देखा। तो क्या वजह है कि PTI जो है उसकी जो एक मकबूलियत का ग्राफ हमने कराची में बढ़ते हुए देखा था, वो ग्राफ जो है वो नीचे क्यों चला गया है, उसकी वजूहात क्या है, इस पे बात करते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। सिंध में ज़िमनी बल्दियाती इलेक्शन का जो रिज़ल्ट ख़ासतौर पे कराची के हवाले से, जैसा कि ब्रेक पे जाने से पहले मैंने बात की, जो आया उससे कुछ इस तरह से लगता है कि MQM एक बार फिर मर्ज करती हुई नज़र आ रही है। ख़ासतौर पे अगर हम ग्रास रूट लेवल पे बात करते हैं, अवामी सतह पर किस तरह और कौन डिलीवर कर सकता है, वो शायद अवाम ने अपनी राय दी है और उनका ये कहना, समझना, सोचना है कि MQM जो है वो बेटर डिलीवर कर सकती है। यहाँ पर PTI की जो तंजीम साजी उसके ऊपर भी एक सवाल उठता है। रेहान, कराची की सियासत को आप बड़े अच्छे से देखते हैं, क्या कहेंगे आपके MQM की ये कोई मकबूलियत है, तंजीम साजी उनकी बहुत अच्छी है, PTI कहाँ पे लैक करी है, क्या वजह बनी? देखिए मेरी दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। जनरल इलेक्शन और बल्दियाती इलेक्शन में बड़ा फर्क होता है। बिला शक ऐसा ही है। बल्दियाती इलेक्शन में MQM ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही थी, काम कर रही है। जो उनको मसाइल का सामना है, उन्होंने बरमला कहा कि सिंध हुकूमत उनको ताउन नहीं करती, कचरा उठाने की बात हो, नालों की सफाई हो, गटर उबलने हो, पानी के मसाइल हो, MQM एक्टिव ज़रूर रही है। लेकिन इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि आइंदा अगले साल इलेक्शन होंगे बल्दियाती, तो PTI इस वक्त कहाँ खड़ी है? PTI ने कराची में एक अच्छी खासी सीटें निकाली कौमी असेंबली और सूबाई की, लेकिन ऐसा लगता है PTI अभी ग्रास रूट लेवल पे अभी उन्हें बहुत टाइम चाहिए अपने वोटर्स का, अपने कारकुनों को जमा करने में, उनकी
ये बताने के लिए कि वो बलदियाती इलेक्शन में भी कामयाब होंगे। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। एमक्यूएम ने आप देखा 12 सीटों पे कराची में जीत गई, तो इसका मतलब है एमक्यूएम जो बहादुराबाद है वो बाकायदा तंजीम साजी पर भी काम कर रही है और अपने लोगों तक वो पैगाम देती रही है, जिसका आपने नतीजा देख लिया कि वो कामयाब हुई है, अच्छे खासे वोट उनको पड़े। तो पीटीआई को और दीगर पार्टियों को काफी मेहनत करना पड़ेगी आइंदा बलदियाती होने वाले इलेक्शन में। अच्छा, तो क्या ये इस तासर को भी तकवीत देती है, जैसे एमक्यूएम का ये कहना था कि जो जनरल इलेक्शंस हुए उसमें उन्होंने कहा कि ठीक नहीं हुए, तो क्या इस तासर को तकवीत देता है ये रिजल्ट बलदियाती इलेक्शंस का, ज़िमनी बलदियाती इलेक्शन का? देखिए, जब से हमने पाकिस्तान में इलेक्शन होते देखे, हर पार्टी हारने के बाद यही कहती है कि जी ये जो इलेक्शन में पार्टी जीती ये जालसाजी से जीती है। तो ये तो कोई इसका जवाब नहीं होता कि ये उसका नतीजा है। देखिए, वोटर अपने तौर पे निकले थे, जनरल इलेक्शन में लोगों ने वोट दिया, इमरान खान की जद्दोजहद थी उसको वोट दिया और इमरान खान पीटीआई जो कराची में कामयाब हुई। अब सबने देखा एमक्यूएम 2 धड़ों में तकसीम हुई, वो खुद मानते हैं उससे नुकसान हुआ, 2 ग्रुप बन गए, पहले आपस की लड़ाई होती रही, तो इसका नतीजा उन्होंने देखा, उन्होंने कम सीटें हासिल की। ये दोनों अलग अलग फैक्टर हैं, लेकिन इसमें एमक्यूएम का जो सबसे इंपॉर्टेंट तंजीम साजी है, जो बहादुराबाद और जो पीआईबी ग्रुप बना था उसमें लोग एक्टिव है। हमने अभी भी देखा कोई जलसा किया जाता है एमक्यूएम की जानिब से, बहादुराबाद की जानिब से वो जमा करने में कामयाब हो जाती है, इसी तरह पीआईबी भी। लेकिन जो एमक्यूएम बहादुराबाद की इस वक्त पोजीशन है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है बनस्बत पीआईबी के, क्योंकि वो इत्तेहादी भी हैं, पीटीआई की 2 वफाकी वजीर हैं, पीटीआई के साथ वफाकी हुकूमत में भी शामिल है, वो बिल्कुल काम कर रही है, ग्रास रूट लेवल पे काम कर रही है। वो उनका जैसे हिलाली साहब ने कहा और लोगों ने कहा कि मुजाहिद बरगली साहब ने कहा कि 90 की दहाई से लेकर अब तक वो इतने तंजीम के मामले में इतने वो सीरियस होते हैं कि वो उनका पहले कारकुन बनता था, फिर आगे जाता था, यूनिट इंचार्ज बनता था, काफ़ी टाइम लगता था। तो पीटीआई को इस पर गौर ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि बलदियाती इलेक्शन ही बताएंगे कि पीटीआई की मकबूलियत कराची में और इसका ग्राफ बढ़ा है या सिर्फ जनरल इलेक्शन में पीटीआई जीत कर कामयाबी हासिल कर सकती है। सही। राव खालिद साहब, जिस तरह भी कहा रेहान हाशमी ने भी कि कौमी और सूबाई असेंबली के साथ तो इसका बिल्कुल ताल्लुक उस तरह तो नहीं जोड़ा जा सकता, क्योंकि यहाँ पे आवाम की जो चाहत और जो डिमांड होती है वो डिफरेंट होती है। लेकिन एट द सेम टाइम एमक्यूएम जो जिस तरह कहती है कि उनके हाथ बंधे हुए हैं, जिस तरह वो अभी पहले भी डिलीवर नहीं कर पाए, उसकी जो भी वजूहात थी, फिर भी उसके बावजूद आवाम का मैंडेट जो है वो हासिल करने में कामयाब हुए, तो दैट शोज कि अभी भी एमक्यूएम वहाँ पर मौजूद है, जिंदा है। जी, उन्होंने कौमी असम्बली के इलेक्शन जो हुए, सूबाई असम्बली के हुए, उसमें भी अपने पूरे पोटेंशियल पे परफॉर्म नहीं किया, लेकिन सीटें तो उन्होंने जीती थी उस वक्त। दूसरी एक और फैक्टर जो है वो आप देखें कि ये कोalition में गवर्नमेंट के साथ, सिंध में भी वो अपोजिशन के साथ, पीटीआई के साथ है और मरकज़ में वो कोalition में है। मुझे नहीं पता, रेहान हाशमी साहब बेहतर बता सकते हैं, कुछ सीट एडजस्टमेंट हुई हो, को इस मामले को उन्होंने लेन देन किया हो बलदियाती इलेक्शन के हवाले से। लेकिन ये बात दुरुस्त है कि बलदियाती इलेक्शन की साइंस बिल्कुल मुख्तलिफ होती है। वो छोटा हल्का होता है, अप्रोचेबल होते हैं। एक अगर काउंसलर है वो अपने हल्के में भी बहुत इफेक्टिव हो, लेकिन नेशनल इलेक्शन में उस तरह से वो कंट्रीब्यूट ना कर पा रहा हो, तो वो ये 2 बुनियादी चीज़ें देखने की हैं कि कौन से वो हल्के कौन से थे, कि असर और नफूज किस पार्टी का ज़्यादा था उस इलाके में, किस एमएनए के नीचे थे, पीटीआई के जीते हुए एमएनए के नीचे थे या एमक्यूएम के जीते हुए एमएनए के नीचे थे। तो वो आपको एग्जैक्ट फिर प्रोजेक्शन मिलेगी कि आया वही अभी चल रहा है रेशो, या ये वाकई पीटीआई की जो वोट बैंक है उसको उसने डैमेज किया या उस तरह से किया। दूसरी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि पीटीआई जो है जब तक अपनी पार्टी ऑर्गेनाइजेशन ग्रास रूट्स लेवल, हमने पहले भी बात की थी, ग्रास रूट्स लेवल पे जितनी पॉलिटिकल पार्टीज है, मैं तो हमेशा बार बार इस पर रोता रहता हूँ, लिखता रहता हूँ कि पॉलिटिकल पार्टीज जब तक अपने आप को अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज नहीं करेंगे ना, हमारे यहाँ जमहूरियत उस तरह से तगड़ी नहीं हो पाएगी। तो ये हुकूमत लेने के बाद बिल्कुल ढीले पड़ जाते हैं सारे, इसलिए अब सारी जमातें रोती फिर रही हैं, तहरीक चला नहीं सकते कोई, क्योंकि ऑर्गेनाइज पार्टीज नहीं है, आगे पोटेंशियल नहीं है, कोई लीडरशिप डेवलप नहीं हुई, नई लीडरशिप डेवलप होती है, ऐसी सारी चीज़ें। तो उसमें बहुत ऑर्गेनाइजेशन पे पीटीआई को तवज्जो देनी चाहिए, उनके बड़ा गोल्डन चांस है उनके पास कि वो अपने ऑर्गेनाइजेशन को मजबूत करें। एमक्यूएम उसका इन्फ्लुएंस है, इसमें कोई शक नहीं है, वहाँ पे उनका हमें जनरल इलेक्शन में भी नजर आया, काफी डीप डाउन उनकी जड़ें हैं। सही कहा ज़फ़र हिलाली साहब, आप समझते हैं कि लम्हा फिक्रिया है किसी हद तक पीटीआई के लिए, ये रिजल्ट्स क्या शो करें?
जी हाँ, बिल्कुल है, इसलिए कि पीटीआई जो है वन मैन पार्टी है। ये वन गुड मैन पार्टी है, मगर वन मैन पार्टी है। उसके बाद तो कोई नंबर 2 कौन है पीटीआई में, आप बता सकते हैं? मैं तो नहीं जानता। नंबर 3 कौन है? बस फॉरगेट अबाउट इट। अगर जब तक इमरान है ये पार्टी चल सकेगी। दूसरी बात, एमक्यूएम देखिए, आस्ते आस्ते ये पार्टी खत्म हो रही है, पिघल रही है। आप मुझे बताएं, एमक्यूएम ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकता है? कोई चंद असेंबली सीट्स में लेके ना क्लोज रन इलेक्शंस आके एक पार्टी को सपोर्ट करता है जिसके पास 6-8 सीट्स की अक्सरियत हो, शायद कर सके, बस। व्हाट एल्स? इन लोगों को आखिर एथनिक वोट लेते हैं ये, और एथनिक जो वोट ये लेते हैं दे आर नॉट इनफ, वो कम हो रहे हैं कराची में, और एथनिक ग्रुप्स बढ़ रहे हैं। तो अगर ये वोट एथनिकली स्प्रेड होगा तो एमक्यूएम आस्ते आस्ते ये हो जाएगी। और जब उनको मौका मिलता है टू शो ऑफ, मिसाल में कराची में मेयर उनका आदमी है, भाई करके कुछ बताओ। कमर्शियल सिटी जैसे लोग आते हैं, देखते हैं आपकी क्या कार्रवाई आप कर रहे हैं। उस बेचारों के पास वो जो सिंध की प्रोविंशियल पार्टी जो है, जिनकी अक्सरियत है, जो कराची उधर का दारुल खिलाफा है, वो उनसे पावर्स ले लेती है। तो वो वसीम अख्तर बैठा हुआ कहता है मेरे पास तो कुछ अख्तियार नहीं है, मैं तो सिर्फ कब्रिस्तानों को साफ कर सकता हूं। तो देखिए ये ऐसा एमक्यूएम ऐसे नहीं चलेगा। या तो एमक्यूएम ज्वाइन अदर पार्टीज, नेशनल पार्टीज बनने चाहिए, 2-3। अब पीटीआई जो है, थैंक्स टू इमरान खान, फ्रंटियर में भी जीता है, पंजाब में भी जीता है, और और सिंध में भी जीता है। वो इंटरेस्टिंगली जिस तरीके से जीता है, मगर कहने की बात सिर्फ ये है भाई, इट्स अ वन मैन पार्टी, और वो एथनिक पार्टी है, वो आस्ते आस्ते कमजोर हो रही है। ठीक है, यानी कि एमक्यूएम क्या कर सकती है, इस पर भी सवाल है। ना कचरा उठा सके, ना साफ पानी के हवाले से कुछ कर सके, इख्तियारात का आप रोना रोते। लेकिन उसके बावजूद भी यकीनन ये सवाल अपनी जगह मौजूद भी आवाम की राय उनके बारे में हमवार है, और आवाम समझती है कि एमक्यूएम शायद इस ग्रास रूट लेवल पर डिलीवर कर सकती है, तभी ज़िमनी बल्दियाती इलेक्शन में उनको जो वोट हासिल हुए, जैसे भी ये एक पोजिशन उनकी क्लियर ज़रूर करती है कराची की सियासत में। हमारे साथ इस वक्त साबिक क्रिकेटर मोहसिन हसन साहब भी मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे, क्योंकि क्रिकेट के रिवाइवल पे भी हमने अपने इस प्रोग्राम में बात करनी थी। मोहसिन हसन खान साहब, साबिक टेस्ट क्रिकेटर। मोहसिन साहब फरमाइएगा, इस वक्त जो करंट सिचुएशन है, सूरत हाल, हम जिस अगर कराची की बात करें, पाकिस्तान की बात करें, और ये जो टेस्ट मैच अभी जनूबी अफ्रीका के खिलाफ पाकिस्तान खेलेगा, लेकिन एट द सेम टाइम पीएसएल के हवाले से हमारा सवाल पहले भी था कि वो पीएसएल पाकिस्तान क्यों नहीं आई। तो आने वाले वक्त में क्या हम देख रहे हैं कि पीएसएल अगर होगी पाकिस्तान में खेली जाएगी, या अगेन हमारा जो है होम ग्राउंड जो है वो इस्तेमाल नहीं होगा? मेरीन, पहली बात तो मैं ये कह दूं कि देखिए, आज जो भी हादसा हुआ है अली रजा आब्दी का, बिल्कुल अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, आमीन, और उनके पूरे घर वालों को सुकून और सब्र अता फरमाए। और ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरीन, मैं चैनल 92 के लिए हमेशा बात करता हूँ, क्रिकेट के लिए सीरीज भी कवर कर चुका हूँ, लेकिन आप यकीन कीजिए दिल नहीं चाह रहा कि इस वक्त खेल कूद की बात की जाए इस इंसिडेंट के ऊपर। कल या परसों, जिस वक्त अल्लाह करे सब ठीक ठाक हो, आप जब भी मुझसे क्रिकेट मैच के ऊपर बात करना चाहें या पीएसएल के ऊपर, मैं ज़रूर हाजिर हूँगा। लेकिन अभी मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मैं इस वजह से ये जो हादसा हुआ, अल्लाह न करे किसी और के साथ हो, किसी के साथ भी, और हमारे मुल्क में खुशहाली रहे, तो मैं बहुत माजरत चाहूँगा कि मैं खेल के ऊपर इस वक्त बात नहीं करना चाहूँगा। मोहसिन साहब, बड़ी माजरत। बेशक हमने भी अपने प्रोग्राम का आगाज़ इसी मौजू के साथ किया था, कुछ तकाजा है प्रोग्राम का। अगर आप बस जाते जाते हमें सिर्फ ये बता सके कि आने वाले वक्त में पीएसएल को आप पाकिस्तान में होता देखते हैं, आप देखते हैं हमारा होम ग्राउंड इस्तेमाल होगा तमाम तर सूरत हाल, जो हालात वाक़यात सिक्योरिटी की सूरत हाल को देखते हुए? जस्ट वन कॉमेंट प्लीज़। देखिए, आपने सही कहा, मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ। मैं देख रहा था कि पूरा प्रोग्राम तकरीबन आपने शुरू से किया, बड़े अच्छे एक्सपर्ट गेस्ट लिए हुए थे अली रजा आब्दी के ऊपर जो आप बात कर रहे थे। बस मैं इसमें इस वक्त ये कहता जाऊंगा कि देखिए, पाकिस्तान में खेल, नो डाउट क्रिकेट सबसे ज्यादा पॉपुलर खेल है, और चाहे वो टेस्ट मैचेस हों या वनडेज हों या पीएसएल हो। कल के मैच के लिए सिर्फ मैं कहूँगा कि पाकिस्तान अगर समझदारी से, अक्लमंदी से, अच्छे गेम प्लान के साथ खेले, डिफिकल्ट टूर है, लेकिन पाकिस्तान टीम बहुत टैलेंटेड है। अच्छा गेम प्लान हो, अच्छी स्ट्रैटेजी हो, जो कि बहुत जरूरी होती है जब कोई टफ ऑपोजिशन सामने हो, तो खास तौर पे जब आप उनकी कंडीशंस में खेल रहे हो। तो ये चीजें अगर हो गई, पाकिस्तान टीम माशाल्लाह टैलेंटेड है, अच्छा रिजल्ट दे सकती है।
चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया मोहसिन हसन साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। 10 साल के बाद कौमी टीम जनूबी अफ्रीका के खिलाफ कोई टेस्ट मैच जो अभी तक तो नहीं जीत सकी, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि एक अच्छी प्लानिंग के साथ, एक अच्छी स्ट्रैटेजी के साथ यकीनन जो है मैच जीतने के भी काबिल होगी। आने वाले वक्त में हम देखेंगे कि पाकिस्तान का ग्राउंड भी इस्तेमाल होगा, यहाँ पर भी टीमें आके खेलेंगी, हालात वाक़यात जो है वो बेहतर होंगे। अपने मेहमानों का मुजाहिद बरेलवी साहब, राव खालिद, जिहान हाशमी, ज़फ़र अली साहब, आप सबका बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। इंशाअल्लाह कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। मुझे महरीन सप्तैन को इजाज़त दीजिएगा, अपनी दुआ में हमें भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।